नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जास्मिन शर्मा। लोकसभा चुनाव करीब हैं, ऐसे में राजनेताओं की सक्रियता भी बढ़ गई है। मॉनसून सीजन के साथ साथ अभी से चुनावी वादों का सीजन भी चरम पर है। चुनावी साल में वादे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन उन दावों और वादों पर जीत के बाद कौन कितना खरा उतरता है, इसी का लेखा जोखा लेकर हम आए हैं इस खास पेशकश में, जिसका नाम है सांसद का एक्स-रे। पेशे से डॉक्टर, एक अनुभवी राजनेता, जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में श्रीनगर से सांसद। हम बात कर रहे हैं भारतीय राजनीति की जानी मानी हस्ती डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बारे में। फारूक साहब ने जब से वो एमपी बने हैं लातेदाद उन्होंने काम किए। जनाब, आप कहीं ना कहीं अपना रिफ्लेक्शन दिखाएं, कहां आपका काम हो रहा है। अपने फंड से, अपने एमपी फंड से उसमें रूह डालनी चाहिए। ऐसी सूरत हाल है, ऐसा लगता है कि जैसा हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं। 1980 के दशक में 7वीं लोकसभा के लिए श्रीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध चुने जाने के साथ ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और तभी से जम्मू कश्मीर की राजनीति का एक अभिन्न अंग है। सबसे पहले श्रीनगर से सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के सियासी सफर पर एक नजर। 1980 श्रीनगर से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लोकसभा चुनाव में निर्विरोध जीते। 1981 जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बने। 1982 में फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर विधानसभा में विधायक बने और स्वास्थ्य मंत्री बने। 1983 से 1987 तक जम्मू व कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री रहे। 1987 से 1990 तक फिर राज्य के मुख्यमंत्री बने। 1996 में चौथी बार मुख्यमंत्री बने। 2002 में फारूक अब्दुल्ला पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने। 2008 में 5वीं बार जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य बने। 2009 में दूसरी बार राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने गए। 2009 में ही यूपीए सरकार में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री बने। 2017 में श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव में पीडीपी के नजीर अहमद को हराया। 2019 लोकसभा चुनाव में श्रीनगर से एक तरफा जीत हासिल की। अब्दुल्ला परिवार की राजनीति का सिलसिला यही नहीं रुका। बढ़ती उम्र के कारण फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला की राजनीति में एंट्री हुई और अब पार्टी और पिता की विरासत की जिम्मेदारी वही संभाल रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के नाम जम्मू और कश्मीर के अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड है। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। 2019 में लोकसभा चुनावों के परिणामों की बात करें तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार आगा सैयद मोहसिन को 70,050 वोटों के अंतर से हराया। 294 वर्ग किलोमीटर में फैला विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपनी कुदरती खूबसूरती से पहचान स्थापित करने वाला श्रीनगर कश्मीर की राजनीतिक राजधानी भी है। आइए अब एक नजर डालते हैं श्रीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पर। जम्मू कश्मीर यूटी के 5 लोकसभा क्षेत्रों में श्रीनगर एक है। समुद्र से 1585 मीटर ऊंचाई पर बसा है श्रीनगर। श्रीनगर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, झीलों, शिकारों और हाउस बोट्स के लिए प्रसिद्ध है। परंपरागत कश्मीरी हस्तशिल्प और सूखे मेवों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 2011 की जनगणना के मुताबिक श्रीनगर की कुल आबादी 12,36,829 है। कुल पुरुष मतदाता 6,67,252 है। 6,27,282 महिला मतदाता। यहाँ कई हिंदी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस जेकेयूटी की मुख्य राजनीतिक पार्टियों में से एक है। पर्यटन पटल पर श्रीनगर विश्व प्रसिद्ध है।
लोकसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। हर नेता कभी अपने वादों से तो कभी अपने बयानों से जनता के बीच अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने की कोशिश में जुटा है। ऐसे में अपने सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की भूमिका को बदलते सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में श्रीनगर के शहरी कैसे देखते हैं और उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 5 वर्षों में क्या श्रीनगर की जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाई है, आइए जानते हैं। फारूक साहब ने जब से वो एमपी बने हैं लातेदाद उन्होंने काम किए। जितनी हमारे एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज़्यादा उन्होंने काम किया है। और अगर हम इन कामों को गिने, मुझे लग रहा है पूरे 3-4 दिन लगेंगे हमें इनको गिनने में। हमारा भारत चांद पे झंडा गाड़ने वाला है, लेकिन यहाँ से लेकर हुमामा तक का जो जैम है वो पिछले 50 साल में ऐसा ही कि ऐसा है। जो उनकी जिम्मेदारी थी, कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभानी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक कदावर हस्ती है। आज भी पॉलिटिक्स में इनका एक नाम है। पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में जब इनका मंशूर रहा कि स्पेशल स्टेटस को बचाना है, और उसी मंशूर पर इन्होंने वोट मांगा, और स्पेशल स्टेटस की अब क्या हालत है सबसे छुपी नहीं है। बहुत शुक्रगुजार है डॉक्टर साहब के, हर वक्त कॉल भी पिकअप करता है और सब कुछ जो दिया है बड़गाम में वो डॉक्टर साहब ने किया है। जो इनको फंड्स आते हैं, जो एमपी फंड है, उसमें जो काम करना चाहिए था, खासकर जो हमें विरासत में यहाँ मिली है आर्टिजन्स जो हमें विरासत में शाह हमदान साहब ने दिया है, तो उनकी खस्ता हाली को किसी हद तक उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जहाँ तक फारूक अब्दुल्ला का सवाल है, उनसे काफ़ी उम्मीदी थी क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉलिटिकल लीडर थे इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में। लेकिन बदकिस्मती से अगर उनका हम देखेंगे, बड़गाम के साथ बिल्कुल ज़्यादती हुई है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की राजनीति में कई किस्से गढ़े हैं। 4 दशकों तक 3 बार के मुख्यमंत्री ने कश्मीर की राजनीति पर अपना दबदबा कायम रखा है। ऐसे में बतौर सांसद जहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के काम से कुछ लोग संतुष्ट हैं, तो कुछ लोग जनता की अनदेखी का आरोप भी लगा रहे हैं। अगर आप देखोगे कि हमारा एक खास नुमाइंदा जो पार्लियामेंट मेंबर भी है बड़गाम का, उन्होंने हर वक्त जब भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में, और यहाँ के लोग उनको ताउन भी दिया और उनका इत्मीनान भी, उनको अपना इत्मीनान भी दिया। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह से वो अपने आप को कहते भी कि हम लीडर हैं, लेकिन वो जो उनकी अपनी जो जिम्मेदारी लोगों की है वो उस तरह नहीं निभाते हैं जिस तरह उनको निभाना चाहिए। लेकिन अभी जो हम कहेंगे, थोड़ा टिप्स में कहूँगा, बीरवा में भी उन्होंने बहुत काम किया है, बड़गाम ओवरऑल बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में भी काम किया है, पर्टिकुलरली बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बहुत काम किया है। SMHS वहाँ पे भी 1 करोड़ रुपए उन्होंने सर्व किया अपने MP फंड से। सौरा जो हमें, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं खुद जा रहा हूँ SMHS अपनी मिसेस को लेके, जितनी मैं तारीफ़ें करूँ फारूक साहब की काम की वो बहुत कम होंगी, क्योंकि अगर मैं डॉक्टर साहब की काम गिनूँ, न जाने मुझे 4 या 5 दिन लगेंगे उन काम को गिनने में। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका, जितना हमारा एक्सपेक्टेशन था डॉक्टर साहब पर, तो उससे ज़्यादा उन्होंने काम किया। लेकिन इसके साथ साथ मेंबर पार्लियामेंट के बहुत सारी जो फ़राइज़ हैं उनको अंजाम देना है। नो डाउट SMHS हॉस्पिटल में ड्यूरिंग कोविड डॉक्टर साहब ने बहुत पैसा खर्चा, लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। लोगों की उमंगे, एहसासात, जज्बात और कहीं ना कहीं तरक्की के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से मेंबर पार्लियामेंट के पास जाए बगैर एक बाज़ाब्ता रोड मैप बना रहता है, ब्लूप्रिंट बना रहता है कि साल भर की एक्टिविटीज़, साल भर के पैसे को कैसे आपने यूटिलाइज करना है, खर्चना है। डॉक्टर फारूक साहब जैसे हस्ती ने पिछले अपने दौर में बार बार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को रिबन काटा है, लेकिन आज कई सालों से हम देख रहे हैं वो एक्टिविटीज़ कहीं नहीं जा रही। क्या आपके पास
आपके फंड्स में अलॉटमेंट नहीं? क्या फाइनेंशियल दबाव है कोई? फाइनेंशियल इशुएंस में सेंट्रल लेवल पे ऐसी कोई वजह है? क्या वजह है कि आप छोटी छोटी प्राइवेट दुकानों को प्रमोट कर रहे हैं? प्राइवेट शॉपकीपर्स को रिबन काटने से यहाँ तरक्की नहीं ना होगी। यहाँ तरक्की के लिए लोग ग्रॉस रूट लेवल पर तरस रहे हैं। आज भी बहुत सारे काम हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे ही नहीं, मकामी लेवल पर करने की ज़रूरत है। यहाँ अब पॉलिटिकल सरकार रही नहीं तो किसके पास जाए? बीइंग अ लेमैन मैं सिर्फ यही कहूँगा, आज अगर पॉलिटिकल सरकार नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू एलजी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन थी वो सेंट्रल कश्मीर को जो रिप्रेजेंट करते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर साहब से मेरी यही गुजारिश रहेगी, जनाब आप कहीं ना कहीं अपना रिफ्लेक्शन दिखाएं। कहाँ आपका काम हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप? वजह क्या है आपकी रुकावटों की? आप क्यों नहीं उन पैसों का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं जो पैसा एक मेंबर पार्लियामेंट के पास इतना कफील है कि वो बड़े प्रोजेक्ट्स में भी अच्छा खासा जो है इन्वॉल्वमेंट कर सकते? उन्हें देखना चाहिए कि ये सनत जो है ये जिसमें कई कारीगर लोग, कई आर्टिजन्स उसमें जुड़े हुए इस सनत से, खासकर हैंडमेड जो भी चीज़ें हैं, उस सनत को किसी भी सूरत में इनको चाहिए था कि इसको ऊपर उठाए। उसकी जिसकी जो उसकी जो शान है वो ख़त्म हो चुकी है, उसकी शानी रफ्ता बहाल करने के लिए इन्हें कुछ अपने फंड से अपने एमपी फंड से उसमें रूह डालनी चाहिए थी। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक नहीं हुआ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उन्होंने काफ़ी दुनिया देखी, काफ़ी सियासत की है, तो अभी मेरे ख्याल से 80 प्लस के एज में है, तो बचपन से ही सियासत में आए हैं, तो इस पर वो नज़रसानी किसी भी सूरत में करें। अगर बेमना से वो जादू हमारे एमपी होने के बाद हमने कभी भी उसने सिर्फ अपने आप को महदूद मजलिसों और जो चहारों के कहीं होती बस वहाँ जाना और उनकी वो चहारों के मीटिंगों में अटेंड करना, वर्कर, लेकिन डेवलपमेंट का सवाल है। बेमना इतना तड़प रहा है, पिछले 2 साल से सारी आबादी सरापा एहतिजाज है, वो 2 किलोमीटर के मैग्डमाइजेशन नहीं कर पाए हमारे। इसी तरफ से आप खुद देखिए जितने भी रोड्स हैं या जितने भी लेन्स हैं, हम सारे डिस्ट्रिक्टों को अभी तक 4 वे से बिल्कुल श्रीनगर से मिलाएगा, और बड़गांव वहाँ भी डिस्ट्रिक्ट है जिसको 4 वे की कोई सहूलियत है। इसी तरह जब हम पावर की बात करते हैं, बिजली की, रात होते ही आंख मचोली ऐसी खेलती है ये बिजली, हम कहते हैं काश आ ही नहीं जाती कभी। सड़कें देखिए, ट्यूबवेल देखिए, बिजली देखिए, पानी देखिए, एवरीथिंग इज इन डायलेप्टेड कंडीशन। ऐसी सूरत हाल है, ऐसा लगता है कि जैसा हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं। फारूक अब्दुल्ला का क्या तरीका है, एक बार बड़गाम आना, डीसी ऑफिस में एक मीटिंग करना, वहाँ कोई हस्ताक्षर करना, मामला गौर। लेकिन हमारी कंडीशन 1975 से पहले की जैसी है। हमारा जैम बिल्कुल वैसा है जैसा आज से 50 साल पहले था, हमारी सड़कें वैसी है, हमारी पानी सप्लाई की हालत ऐसी है, कहीं भी किसी तरह की कोई डेवलपमेंट नहीं है। सेम इज़ द केस विद आवर एम्प्लॉयमेंट। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं आया था सियासत के मैदान में सिर्फ लोगों की खिदमत, क्योंकि इससे सियासत के बगैर भी हमारे ख़ानदान में हर एक फर्द अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जो लोगों की परेशानियां हैं अपनी तरफ से हम हल करें। और मैं भी इसी वजह से लोगों के इसरार पर इस मैदान में आया था कि मैं देखूंगा, हम भी कोशिश करेंगे। अगर आपको याद होगा, जो आज के यहाँ बड़गाम के पार्लियामेंट के मेंबर हैं, इनके साथ भी मैंने हाथ मिलाया, अगर आपको याद होगा। लेकिन बदकिस्मती से मेरे साथ भी उन्होंने वही धोखेबाजी से काम चलाया जिस तरह लोगों के साथ। ऐसा जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने आप लोगों के साथ अभी बात की कि मैं तनकीद सिर्फ बापत तामीर करता हूँ। मेरा ये मंशूर नहीं है कि किसी को मैं तनकीद का निशाना बनाऊँ। ये लोगों का ख्याल है, ये लोग भी मानते हैं कि नहीं, हमारे साथ धोखा हो रहा है। जिनको हमने आज तक ताउन दिया, वो ताउन वहाँ से उस तरह के लोगों की
ये जो लोगों की अपनी राय है उन पर लोग जिस तरह चाहते हैं कि ये हमारे लिए काम करे, वो उस तरह काम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं, इसका जवाब मुझसे बेहतर वही देगी। आइए जानते हैं कि अपने 5 साल के कार्यकाल के दम पर आगे आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कितने तैयार हैं। देखिए, जहाँ तक पार्लियामेंट्री सवाल है कि जो पार्लियामेंट का फंड हमें आया उसको हमने कैसे इस्तेमाल किया, उससे लोगों को कितनी राहत मिली, सवाल इस बात का था। हमने कोशिश ये की थी कि पार्लियामेंट फंड को इंक्रीज़ करना चाहिए कि हम लोगों को छोटे छोटे काम जो उनके मुश्किलात हैं उनको पूरा कर सकें। दूसरा, हमने से गुजारिश की थी, कई मरीज़ हैं जो कैंसर से के अंदर मुब्तला हैं या ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए उनको ख़र्चा बहुत ज़्यादा होता है, तो हमने गुजारिश की थी कि ये पार्लियामेंट्री फ़ंड में भी थोड़ा सा हिस्सा रखिए कि हम इन कैंसर पेशेंट्स वगैरह को दे सकें जिससे इनका फ़ायदा हो सके। या किडनी ट्रांसप्लांट करना आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है, लिवर ट्रांसप्लांट करना कॉमन हो गया है। इन चीज़ों के लिए गरीबों के पास पैसा नहीं है, मगर अभी तक उसकी मंजूरी नहीं आई है। बाकी क्योंकि आजकल असेंबली है नहीं, हमें असेंबली सेगमेंट्स के लिए भी काम करना पड़ता है कि उनके राहत भी पहुँचे उन सबको। मेरी 16 पार्लियामेंट्री असेंबली सेगमेंट्स हैं जिनके लिए मैं वहाँ के लोगों से मांगता हूँ कि भाई बताइए, आपके छोटे छोटे काम जो मेरे फंड से हो सकते हैं मैं करने के लिए तैयार हूँ। पहले जब कोविड आया उस वक्त भी मैंने खुले आम इन अस्पतालों को पैसा दिया कि वो चीज़ें ला सकें जिससे कोविड के पेशेंट्स को फ़ायदा हो सके, और वो काफ़ी मैंने इन इंस्टीट्यूशंस को दिया। वो सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट हो, अस्पताल हो, अपना SMS हो, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट के अस्पताल हैं, इनमें दिया कि लोगों को राहत मिल सके। और मैं आज भी वही काम कर रहा हूँ। वहाँ से लिस्ट आती है, उसको हम वेरीफाई करते हैं। पहले DC साहब के पास भेजना पड़ता था, अब इन्होंने नया कानून लाया है जिसमें DC को इन्हें खारिज कर दिया है। डायरेक्टली यू कैन नाउ लिसन टू पीपल्स थिंग एंड विद इन योर दैट अमाउंट यू कैन गिव देम। अभी मैंने काफ़ी जगह बिजली पोल दिए क्योंकि उनकी ज़रूरत थी वहाँ पे, चाडूरा वगैरह में, तो वहाँ भी दिया। इसी तरह मैंने अपने गांधरबल के इलाके में भी मदद की, कंगन में की मदद, खान साहब के जितना भी मेरा सेगमेंट है, श्रीनगर के इलाकों में कई जगहों पे इनके काम थे, उनको पैसा दिया। और खुशी मुझे इस बात की है कि काम हो रहा है, मगर अफसोस मुझे इस बात का है जिस तेज़ी से ये होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अब देखिए, सोरा का एक मामला था, वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत एक थोड़ा सा तालाब था जिसे हम डुलबाग कहते हैं। मैंने बचपन में वहाँ खेला भी है, उसमें नहाया भी है। उसकी हालत बहुत अबतर हो गई थी, उसके लिए भी मैंने पैसा दिया। तो वहाँ एक इलाका था जिसमें पानी में वो डूब जाता था। उन्होंने कहा साहब यहाँ पाइपें डलवा दीजिए कि हमारी ये मुश्किल दूर हो जाए। मैंने वो भेज दिया DC साहब को, मगर इतनी उसमें मैं आपसे कहूँ कमज़ोरी से काम हुआ कि अभी भी मुझे मालूम नहीं है कि क्या पूरा हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि फीडबैक जो हमें आना चाहिए था एक मेंबर पार्लियामेंट को, वो गवर्नमेंट से आता नहीं था। यानी अगर हमने पैसा दिया है और वो काम हमने शुरू करवाया है, इनकी तरफ से हमें वापस आना चाहिए था कि साहब ये काम मुकम्मल हो गया है या इस काम में थोड़ी सी कमी पैसे की हो गई है और दे दीजिए। वो नहीं हुआ। अब मुझे अब शुक्र है क्योंकि इनको अब हटा दिया गया है। अब हम डायरेक्टली जो है जिनको हमने काम देना है उन डिपार्टमेंट से हम पूछ सकते हैं कि बताइए साहब जो हमने पैसा दिया उसका खर्चा कैसा हुआ है। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि जो प्रेजेंट हुकूमत है वो कभी भी हमारे कामों को अगर सचमुच वो करना चाहते थे तो उसमें तेज़ी ला सकते थे। तो उनसे ये उम्मीद करना कि हमसे दरख्वास्त करेंगे और करेंगे तो ये होगा। अब आप खुद देखिए, आपने खुद मुझसे एक सवाल पूछा। कल हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलने गए। क्यों गए? वजह क्या थी?
क्योंकि एक इंस्टीट्यूट जो यहाँ पे कैसे शुरू किया गया, शेर कश्मीर ने इसे शुरू किया जब वो खुद अस्पताल में थे। वो देखते थे कि यहाँ के लोग किस तरह इन अस्पतालों, वो चंडीगढ़ हो, वो दिल्ली हो, वो बम्बई हो, बाहर गर्मी हो, बारिश हो, धूप हो, जो भी है, बाहर अपने इलाज के लिए मरते थे। तो यह इंस्टीट्यूट तैयार किया। ये इंस्टीट्यूट एक ऑटोनमस था। इसका जो भी फैसला होता था वो जो वहाँ पे कमेटी बनाई गई थी, और अली जान उसके उस ज़माने में उसके वाइस चेयरमैन थे, और चीफ मिनिस्टर जो होता है वो चेयरमैन होता है। तो इस इंस्टीट्यूट के जितने भी मामला थे, मशीनें थी, काम था, डॉक्टर थे, जो भी काम होता था वो वहीं पे फैसला होता था। इन्होंने क्या मेहरबानी की है, ये माने या ना माने, इन्होंने वो जो ऑटोनमस स्ट्रक्चर है उसको ख़त्म किया। एक हेल्थ सेक्रेटरी को उसका इंचार्ज बना दिया। वो क्या जाने, क्या जानता है वो कि अस्पताल की क्या ज़रूरत है, क्या वो डॉक्टर है, क्या वो वहाँ पे नर्स था कभी, या पैरामेडिकल स्टाफ में था, किसी चीज़ में नहीं था। वो तो बाबू है, बाबू तो बाबू की तरह सोचता है, और डॉक्टर डॉक्टर की तरीके सोचते हैं कि हमारी ज़रूरत क्या है, वो उनको है। तो ये भी हमने एक मुसीबत है। तो ये आप उम्मीद करें कि फ़ारूक अब्दुल्ला अपने पार्लियामेंट्री फ़ंड के बगैर भी कुछ कर सकता है। मैं नहीं समझता हूँ ये हुकूमत वो है जो इसके लिए मदद करेगी। अगर इन्होंने मुझे बताया ना, जब ये कहते हैं ना हमने डॉक्टर साहब से कहा था, ज़रा उनसे पूछिए वो कहाँ है जो उन्होंने लिखा है, बताइए। मैंने जितने भी मेरे पास आते हैं, ये मेरे सेक्रेटरी बैठे हैं, मैंने कोई काम रोका नहीं है, क्योंकि ये फ़ंड लोगों के लिए है, ये फ़ारूक अब्दुल्ला के लिए नहीं है, उनकी मुश्किलों को दूर करने के लिए है। जितना मैं उस फ़ंड से कर सकता हूँ, देखिए मैं एक ही जगह वो फ़ंड नहीं दे सकता, मुझे ये फ़ंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। कितना है, 5 करोड़ है साल का, 5 करोड़ में मुझे 16 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को देना है। आर्टिज़न के पास, मेरे पास तो कभी आए नहीं, मेरे पास वो फंड है नहीं आर्टिज़न को मदद करने के लिए। पार्लियामेंट्री फंड जो है सही फंड है, वो तो थोड़ा सही फंड है, उसमें तो मैं कर ही नहीं सकता। और क्या मैं करूँगा, मैं कौन सा, क्या मेरे पास कोई कुआं है जिसके अंदर मैं वो बकेट डालूँ और वहाँ से पैसा निकलेगा और मैं कहूँगा ये लीजिए इस फंड के लिए? मेरे पास तो वो है, सूरत नहीं है। वही करना चाहिए जो फ़ारूक अब्दुल्ला ने 96 में किया। मैंने बिला ये देखने के कौन है क्या है, 300 डॉक्टर यहाँ बेकार थे, हकीम बेकार थे, वैद बेकार थे, मैंने एक जुम्बश कलम से उनको लगा दिया। क्या मेरे बाप का मैंने आदमी लगाया, मेरी पार्टी का लगाया? सवाल ही नहीं। मैंने एमएलए को खबर नहीं दी कि एम्प्लॉयमेंट करने जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने मुझे शिकायत की, हमें कहा ही नहीं। मैंने कहा मुझे आपको कहने की ज़रूरत नहीं थी, हमारे डीजी साहब काफ़ी थे और नेक आदमी थे। हालत अबतर है, और मैं हैरान इस बात का हूँ, आप नई कॉलोनीज़ देखिए, और रास्ते इतने तंग हैं लोगों ने किए हैं कि एक गाड़ी चलेगी दूसरी गाड़ी नहीं चल सकती है, और जो हमारे पास फायर ब्रिगेड है उसकी गाड़ियाँ तो जा ही नहीं सकती। मुझे ये बताइए, जब वो घर बना सकते हैं, क्या वो घर के लिए नहीं सोचते हैं कि रास्ते के लिए भी ज़मीन होनी चाहिए? कल उन्हीं का बच्चा बीमार हो जाए, एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकेगी, कौन जिम्मेवार है? जिनने वो घर बनाया है, पहले तो सड़क देखनी चाहिए। मैं गया जनाब, ये जो है आपका कमरवाली के इलाके से आगे, जहाँ जहाँ वो अस्पताल है नूरा, उसके दाएं को कॉलोनीज़ बनी हुई हैं। मैं एक दफ़ा वहाँ कॉलोनी में गया, यकीन करेंगे अल्लाह की कसम कहता हूँ, मुझे रोना आया कि करोड़ों के मकान हैं मगर सड़क इतनी तंग कि न जाते। बहुत ज़मीन का मसला नहीं है, ये इंसान के दिमाग का मसला है। उसने अपने घर के बारे में सोचा, मगर ये कभी नहीं सोचा इस घर से मैं निकलूँगा कैसे, अगर मुझे तकलीफ होगी तो मैं कहाँ से जाऊँगा। बैड प्लानिंग बाय द मैन हु हैज़ बिल्ट द हाउस, बैड प्लानिंग बाय द म्युनिसिपैलिटीज हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, दे आर रिस्पॉन्सिबल। क्यों नहीं, मैं अभी भी जवान हूँ, किसने कहा मैं बूढ़ा हूँ? देखने में ज़रूर बूढ़ा लगता हूँ, मगर मेरा दिल जवान है। इंशाअल्लाह मैं लड़ूंगा जब तक अल्लाह ताला मुझे हिम्मत देगा।
तो न्यूज 18 JKLH की इस खास पेशकश सांसद का एक्सरे में आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर आएंगे एक और सांसद की एक्सरे रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।